हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है। जल्दी से शुरू करेंगे अपनी क्लास को आज सुबह के फर्स्ट एडिटोरियल के साथ द हिंदू के। एडिटोरियल का नाम है अ नेसेसरी सिग्नल। ये आर्टिकल लिखा हुआ है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी कि COP नाम की कॉन्फ्रेंस पे, जो अभी चल रही है इजिप्ट के अंदर। इस कॉन्फ्रेंस में और इससे पहले वाली कॉन्फ्रेंसेस में क्या क्या बातें हुई थी, क्लाइमेट चेंज को कैसे टैकल किया जाएगा दुनिया भर में, एनवायरमेंटल थीम का लिखा हुआ आर्टिकल है। शुरू करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, इन्फॉर्मेटिव है। अपना क्विज देख लो आज का, ये आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। क्लास को मन से सीखो, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैबुलरी, हर तरह के क्वेश्चंस को लास्ट में सॉल्व करो। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा इनके, अभी एक ट्राई आप इसको दे सकते हो। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे जी अननेसेसरी सिग्नल। सिग्नल क्या होता है भाई? इशारा, हिंट भी बोल सकते हैं इसको। नेसेसरी मतलब जो ज़रूरी हो, जो रिक्वायर्ड हो। ठीक है, नेसेसरी के लिए एक और अच्छा वर्ड है इंग्लिश में, आपको बता देता हूं मैं, ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी कह रहे एक ऐसा सिग्नल आया है, एक ऐसा इशारा आया है इस बार की COP नाम की कॉन्फ्रेंस से, जो बड़ा नेसेसरी था। इस वक्त उसकी ज़रूरत भी काफ़ी थी। अब इसके डिटेल में देखेंगे सेंटेंस को, क्या कहना चाह रहा है टाइटल पैराग्राफ से। करेज COP27 मस्ट मेक इट क्लियर दैट सिक्योरिंग द वर्ल्ड फ्यूचर गेट्स कॉस्टलियर विद लॉस्ट टाइम। कह रहा है जी COP नाम की जो भी कॉन्फ्रेंस होगी, जो 27वीं कॉन्फ्रेंस होने वाली है 27th, और कहाँ पे हो रही है? ये हो रही है सर इजिप्ट में। कह रहे जो 27वीं बार कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नाम की कॉन्फ्रेंस होगी, इसको इस चीज़ को क्लियर कर देना चाहिए। मस्ट मेक इट क्लियर। अच्छा, किस चीज़ को भाई? दैट लगा के बता रहा है कि सिक्योर करना, महफूज बनाना दुनिया के फ्यूचर को, वर्ल्ड के भविष्य को। ये गेट होता है, ये बिकम होता है और ज़्यादा महंगा गुजरते हुए वक्त के साथ, विद लॉस्ट टाइम। तो COP27 को इस चीज़ को क्लियर कर ही देना है कि जितना वक्त आप खो रहे हैं क्लाइमेट चेंज से लड़ने में, ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने में, वैसे वैसे ही आने वाला वक्त और महंगा हो जाएगा इस काम को करने के लिए। आज कर लो सस्ता है, 10 साल बाद और महंगा मुश्किल होगा। आगे बात समझ में? सिंपल सा सेंटेंस है, ज़्यादा लोड लेने वाला है नहीं। COP आप समझ गए ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ इस पूरी कॉन्फ्रेंस का नाम है। हर साल होती है, इस साल 27वीं है, इजिप्ट में हो रही है। पिछली बार ग्लासगो में हुई थी, अगली बार 28वीं होंगी दुबई में, है ना। तो ये हर साल अपनी लोकेशन चेंज करके होती रहती है। तो 27वीं COP में क्या होने वाला है, इस चीज़ पे आर्टिकल लिखा हुआ है। सिक्योरिंग की वर्ब है गेट्स। चलो अब जल्दी से काम करते हैं। इस आर्टिकल में आइए ढेर सारी वोकैबुलरी, सारी वोकैब पे नज़र डालेंगे ताकि अपने इसको स्मूथली पढ़ सकें। आ जाओ वोकैबुलरी पे। एग्जाम्स का सीजन है, होपफुली आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी। अगर अभी भी नहीं की है तो वक्त रहते ही YT योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप पे आकर के अपनी खुद की ऐप पे तैयारी को शुरू करें। इंग्लिश का आपका कोई भी एग्जाम का सेक्शन जो है इस ऐप से कवर हो जाता है। 3 कोर्सेज मिलेंगे आपको। पहला कोर्स है राइटिंग का, जिसमें आपको बेसिक से लिखना सिखाया गया है इंग्लिश के अंदर। ऐसे, प्रेसी, समरी, रिपोर्ट, है ना, हर चीज़ को आपको कैसे लिखना है बिल्कुल बेसिक से। इसी तरीके से बैंकिंग का कोर्स भी अवेलेबल है, जहाँ पे आप बिल्कुल बेसिक से बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। SSC का कोर्स भी अवेलेबल है, जहाँ पे SSC के सारे एग्जाम्स का सारा सिलेबस आपको तैयार करवाया जाता है। कोर्सेज को वक्त रहते ही बाय करें, लास्ट के 15-20 दिन में कोर्स लेने से कुछ भी नहीं होगा। अभी वक्त है तो जाके फ़ायदा ले सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो कोर्सेज से रिलेटेड, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें, मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं। अब देखो, पहला वर्ड आज का वोकैब का है क्लैमिटी। क्लैमिटी का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक आपदा। इसको डिजास्टर भी बोल सकते हो, कैटास्ट्रॉफी, कैटेक्लिज्म, डिवोस्टेशन या ट्रेजेडी भी बोल सकते हो। अब ये क्लैमिटी एक नाउन है, इसकी एडजेक्टिव फॉर्म भी बना सकते हैं क्लैमिटस। वैसे ही डिजास्टर की डिजास्ट्रस, कैटास्ट्रॉफी की कैटास्ट्रॉफिक। नाउन एडजेक्टिव में फ़र्क करना सीखो, नहीं तो इंग्लिश में काफ़ी परेशानी रहेगी। क्लैमिटी का मतलब है तूफान, क्लैमिटस का मतलब है तूफान भरा। डिजास्टर का मतलब है तबाही, डिजास्ट्रस का मतलब है तबाही भरा। कैटास्ट्रॉफी का मतलब है प्राकृतिक आपदा, और कैटास्ट्रॉफिक का मतलब है प्राकृतिक आपदा से भरपूर, है ना। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ये। द गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड अ स्पेशल फंड टू डील विद नेचुरल क्लैमिटीज़। सरकार ने क्रिएट किया है एक स्पेशल फंड को डील विद करने के लिए, निपटने के लिए प्राकृतिक आपदाओं से, क्लैमिटीज से। अब देखो, ये जो कैटास्ट्रॉफी इसका सिनोनिम है ना नाउन फॉर्म में, उसकी एडजेक्टिव फॉर्म आर्टिकल में देखेंगे, तबाही भरा, कैटास्ट्रॉफिक।
अगली फ्रेजल वर्ब है रील फ्रॉम या रील अंडर करना। अच्छे से समझाया हुआ है ये रील कैसे बना हुआ है। रील का मतलब होता है लड़खड़ाना। अगर किसी चीज़ से या किसी चीज़ के नीचे लड़खड़ा रहे हो तो उस चीज़ के नीचे आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हो। ऑफिस में काम बहुत है, आप परेशान हो, रात में देरी से घर आते हो, तो आप बोल सकते हो आई एम रीलिंग अंडर या रीलिंग फ्रॉम द टफ जॉब या टफ जॉब शेड्यूल ऑफ माई वर्क, है ना। इस तरीके से बताओ जिस चीज़ से भी आप लड़खड़ा रहे हो, जिस चीज़ की वजह से डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हो। आवर इकॉनमी इज स्टिल रीलिंग फ्रॉम और रीलिंग अंडर द कोविड-19 पैंडमिक। हमारी इकॉनमी आज भी लड़खड़ा रही है या बुरे वक्त से गुजर रही है कोविड-19 पैंडमिक के। इसको फॉल्टर, स्टैगर और लर्ज भी बोलते हैं। अब ये फॉल्टर का एफ ए गायब हो गया यहाँ से, इसको मैं सही कर दूंगा पीडीएफ में बाद में, ठीक है। एक्चुअल में स्पेलिंग क्या लिखी हुई है, FALTER, फॉल्टर यानी कि लड़खड़ाना। आ जाओ नेक्स्ट वर्ड पे। टसल मतलब खींचतान, टग ऑफ वॉर भी बोलते हैं इसको। आपने रस्सियाँ पकड़ा दी 10 लोगों को इस तरफ 10 लोगों को उस तरफ, अब बोलो जो खींच के दिखाएगा। ये जो खींचतान होती है ना, रस्सा कशी, उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टसल। अब ये फाइट या एनकाउंटर भी है, ये स्कर्मिश भी है और ये स्कफल भी है। और इसके लिए एक और अच्छा वर्ड है रैंगलिंग, खींचतान के लिए रैंगलिंग। आज रैंगलिंग नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। रैंगलिंग से ही वर्ड बनता है रैंगलर। रैंगलर की कपड़े भी आते हैं, एक ब्रांड भी है। रैंगलर का मतलब होता है लड़ाई खोर, है ना, रैंगलर। चलो, अ लीगल टसल हैज़ बीन गोइंग ऑन बिटवीन रतन टाटा एंड साइरस मिस्त्री। एक कानूनन खींचतान चल रही है रतन टाटा और साइरस मिस्त्री के बीच में। अब इस सेंटेंस को चेंज कर देंगे, मिस्त्री साहब तो जा चुके हैं, ही इज़ लेट साइरस मिस्त्री, है ना। तो ये पुराना सेंटेंस बनाया हुआ जब इनकी खींचतान चल रही थी। चलो, अगला वर्ड हमारे पास बैकलैश। लैश का मतलब होता है कोड़ा, क्या होता है जी, कोड़ा। और बैक का मतलब होता है वापस। कोड़ा मैंने मारा आपको, लैश मैंने मारा आपको, पर लगा ही मेरे आके। इसका मतलब क्या है, एडवर्स रिएक्शन ऑफ समथिंग। मारा तो आपको था, लग गया मेरे आके वापस, है ना। तो बैकलैश या ब्लो बैक या बैकफायर या रिपरकशन या रेमिफिकेशन, सबका मतलब होता है किसी चीज़ की बुरी प्रतिक्रिया। पेटीएम हैज़ बीन फेसिंग अ बैकलैश फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स ओवर इट्स इंक्रीजिंग लॉसेस। पेटीएम नाम की कंपनी फेस कर रही है बुरी प्रतिक्रिया को, एडवर्स रिएक्शन को अपने निवेशकों से। और कब, किस वजह से, इसके लगातार बढ़ते हुए घाटे या लॉसेस की वजह से। तो बैकलैश नाम के वर्ड का सिनोनिम देखेंगे आज, ब्लो बैक। बैकलैश, ब्लो बैक एक ही बात है ना, तो आर्टिकल में ब्लो बैक आएगा। चलो, अगला वर्ड है एंटेल। देखो, हर वर्ड को मैं समझा रहा हूँ जैसे कहानी बना के आपको समझ में आए, है ना। टेल मतलब पूंछ, एन लगा करके इसको बनाया गया वर्ब। पूंछ तो एक नाउन है, टेल तो एक नाउन है, एन लगा के इसकी वर्ब बनाई है। अब मुझे बताओ, आपकी पूंछ है, आपकी तो नहीं है, चलो कोई जानवर है, उसकी पूंछ है, उसके पीछे पीछे आएगी या नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। तो एंटेल करने का मतलब होता है किसी चीज़ को नेसेसरी बना ही देना कि वो आपके पीछे पीछे आए। जैसे हार्डवर्क किया तो सक्सेस तो एंटेल करेगा ही करेगा। सक्सेस तो हार्डवर्क की पूंछ बनने ही वाली है। चोरी करोगे तो सज़ा तो एंटेल करेगी ही करेगी, चोरी के पीछे सज़ा तो पूंछ की तरह आती ही आती है। एंटेल करना किसी चीज़ को पूंछ की तरह पीछे ले आना, रिक्वायर या नेसेसिटेट करना। फाइनेंशियल फ्रॉड्स हार्श पनिशमेंट इन इस्लामिक रिजीम्स। फाइनेंशियल फ्रॉड जो होते हैं, पैसे के जो घोटाले होते हैं, वो ज़रूरी बना देते हैं, रिक्वायर करते हैं, एंटेल करते हैं बहुत ही हार्श पनिशमेंट को इस्लामिक रिजीम्स में, ऐसी थियोक्रेसीज में जहाँ पे इस्लाम का राज है। पाकिस्तान, इराक, सीरिया, अरबिक कंट्रीज है। तो एंटेल को कॉल फॉर करना भी बोलते हैं। चलिए, अगला वर्ड है रिगरस। अब ये रिगरस जैसे वर्ड आपको करवाने ना पड़े, बहुत बार हो चुके। कड़े चीज़ को बोलते हैं, स्ट्रिक्ट चीज़ को बोलते हैं रिगरस। ये रिगर नाम के नाउन से बना है, रिगर का मतलब है कड़ापन, तो रिगरस मतलब कड़ा। अब कड़े को स्ट्रिक्ट, स्ट्रिंजेंट, रिजिड, हार्श, स्टर्न भी बोलते हैं। आज स्ट्रिंजेंट नाम का सिनोनिम आर्टिकल में देखेंगे। आर्मी स्कूल्स आर नॉन फॉर देयर रिगरस डिसिप्लिन। आर्मी स्कूल्स अपने कड़े अनुशासन के लिए नॉन फॉर होते हैं, जाने जाते हैं, ठीक है। ये वर्ड आएगा आर्टिकल में, स्ट्रिंजेंट। सेट आउट एक फ्रेजल वर्ब है, 2 मीनिंग होते हैं इसके। पहला मीनिंग होता है किसी जर्नी पे निकल जाना, सफ़र की शुरुआत करना, और जिसका कोई एक गोल हो, कोई एक डेस्टिनेशन हो, ठीक है। सेट आउट फॉर अ जर्नी, सेट आउट फॉर, समझ गए ना, कुछ डेस्टिनेशन वाला काम हो, कोई टास्क का गोल हो, ऐसे टास्क को शुरू करना कहलाता है सेट आउट करना। दूसरा इसका मीनिंग होता है किसी आइडिया को फॉर्मली सबके सामने प्रेजेंट करना। आज दूसरा नहीं, पहला ही मीनिंग आएगा आर्टिकल में। द क्लाइंबर्स विल सेट आउट टू स्केल माउंट एवरेस्ट नेक्स्ट वीक। क्लाइंबर्स शुरू करेंगे स्केल करने का काम, स्केल करने के काम को बिगिन या सेट आउट करेंगे माउंट एवरेस्ट को नेक्स्ट वीक, अगले जो है हफ्ते। दूसरा मीनिंग भी इसका आता है कभी कभी, आज यूज़ नहीं हुआ है, इस पर एक सेंटेंस मैंने बना दिया है।
द कॉलेज सेट आउट अ शेड्यूल ऑफ क्लासेस ऑन द नोटिस बोर्ड। कॉलेज ने सेट आउट कर दिया, प्रेजेंट कर दिया फॉर्मली क्लासेस के शेड्यूल को कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे। चलो अब देखो लास्ट वर्ड है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है साफ शब्दों में किसी चीज़ को बताना, कोई कन्फ्यूजन की गुंजाइश रहे ना। टू स्टेट या एक्सप्रेस समथिंग क्लियरली। आर्टिकुलेट को इनंसिएट, इलोक्वेंट या स्पेल आउट करना भी बोलते हैं। आज आप स्पेल आउट नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। द सेल्समैन आर्टिकुलेटेड और स्पेल्ड आउट द फीचर्स ऑफ द न्यू कार टू द प्रोस्पेक्टिव बायर्स। सेल्समैन ने साफ शब्दों में समझाया, आर्टिकुलेट या स्पेल आउट किया कार के फीचर्स को, फंक्शंस को ऐसे बायर्स के सामने, ऐसे खरीदारों के सामने जो प्रोस्पेक्टिव थे, जो संभावित थे, लाइकली थे। ठीक है, 7-8 वर्ड्स हैं, डिटेल में करवा दिए। एक समरी दे देते हैं आपको आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नाम की कॉन्फ्रेंस होती है हर साल अलग अलग लोकेशंस पे। इस साल होने वाली है 27वीं कॉन्फ्रेंस इजिप्ट के अंदर। सारी दुनिया, पूरा वर्ल्ड इसमें इन्वाइटेड होता है और बातचीत का मुद्दा ये होता है कि ग्लोबल वार्मिंग को कम कैसे करें। इसमें अमीर कंट्रीज़ गरीब कंट्रीज़ को कुछ पैसे भी देने का वादा करती हैं कि हम आपको पैसे देंगे, आप कच्चे तेल से अपनी जान छुड़ाओ और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज़ करो। अब ये वैसे तो बड़ी काम की है, लेकिन इसके कुछ नतीजे अभी तक ज़्यादा निकले नहीं हैं COP के आज तक। लेकिन इस बार की जो COP है ना, ये कुछ स्पेशल होने वाली है। क्यों? इसमें अग्रीमेंट्स या वादे नहीं होंगे, इसमें किया जाएगा इम्प्लीमेंटेशन। अब अमेरिका ऐसा नहीं बोलेगा कि हम इंडिया को $2 बिलियन देंगे अगले साल। अमेरिका $2 बिलियन का चेक देकर के इंडिया को अपनी जान छुड़वाएगा। तो इस जो COP को इम्प्लीमेंटेशन COP बोला जा रहा है। हमारा आर्टिकल इस चीज़ से बहुत खुश है कि अब वास्तव में वादों पे खरा उतरने की बात हो रही है। ज़रूर ही इससे कुछ ग्लोबल वार्मिंग को राहत मिलेगी, ऐसी COP होना बहुत ज़रूरी है। शुरू करें आर्टिकल को। आज की टोन है सजेस्ट कर रहा है, साथ में वेलकम कर रहा है COP के इस नए वर्जन को। कह रहा है जी 27वां सीजन, द 27 सेशन ऑफ द COP यानी कि कांग्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP कह रहा इज अंडर वे एट इजिप्ट्स सी साइड सिटी ऑफ शर्म अल शेख, वेयर ओवर 2 weeks heads of governments, diplomats, business heads, activists, journalists and lobbyists will converge। कह रहा है जी 27वां जो सीजन है, और किसका? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का। कह रहा है इसका जो 27वां संस्करण है वो अभी अंडर वे है। अंडर वे मतलब अपने वे के अंडर है, अपने रास्ते पे चल रहा है, ऑन गोइंग है। और कहाँ पे ऑन गोइंग है, कहाँ चल रहा है? इजिप्ट की इस सिटी में जो है सी साइड, जो है समंदर के किनारे वाली, और सिटी का नाम है शर्म अल शेख। कह रहे जहाँ पे 2 हफ्तों के दौरान ओवर 2 weeks दुनिया भर के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, दुनिया भर के सरकारों के सबसे बड़े नेता, डिप्लोमेट्स यानी कि कूटनीतिज्ञ, बिजनेस हेड्स मतलब कंपनियों के CEOs, एक्टिविस्ट आप जानते ही हैं, जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार, और लॉबिस्ट वो लोग होते हैं जो लॉबी बनाते हैं, किसी काम को करने के लिए सरकारों पे प्रेशर डालते हैं। कह रहे ऐसी COP जो चल रही है जिसमें 2 हफ्ता तक ये सारी शख्सियत कन्वर्ज करेंगी, आपस में मिलेंगी। कन्वर्ज करने का मतलब होता है किसी पॉइंट पे आकर के मिलना। आगे बात समझ में? चलो, सेशन की वर्ब है इस। अंडर वे का मतलब है जो चीज़ अभी जारी हो। अंडर वे को ऑन गोइंग भी बोलते हैं, या इसको बोल सकते हैं अंडर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अंडर वे, अंडर इम्प्लीमेंटेशन या ऑन गोइंग। इन सब की वर्ब है विल कन्वर्ज। कन्वर्ज का मतलब होता है एक पॉइंट पे आके मिलना। और कुछ देखने वाला नहीं है इसमें, बढ़े आगे। चलो, कह रहा है जी द अटेम्प्ट इज टू इंच अहेड ऑन अ ग्लोबल रीहॉल ऑफ एनर्जी कंजम्पशन टू इम्प्रूव अर्थ चांसेस अगेंस्ट कैटास्ट्रोफिक क्लाइमेट चेंज। अब कह रहे क्यों हो रहा है सब ताम झाम? कह रहे अटैम्प्ट इज, कोशिश ये है कि हम इंच अहेड करें। अब ये फ्रेजल वर्ब है इंच अहेड। अब आप बोलोगे सर याद करनी पड़ेगी, बड़ी आसान है। अहेड मतलब आगे, इंच मतलब इंच इंच करके। तो ये अटैम्प्ट है कि इंच इंच करके आगे बढ़ें, थोड़ा थोड़ा करके प्रोग्रेस करें। इंच अहेड करना मतलब लिटिल प्रोग्रेस करना। और किस पे? एक ग्लोबल रीहॉल पे, एक ग्लोबल रीऑर्गेनाइजेशन पे। रीहॉल का मतलब होता है किसी चीज़ को नए सिरे से बनाना, ओवरहॉल करना, नया सिस्टम बनाना, है ना। तो एक नए सिस्टम की तरफ। और ये सिस्टम किसका है भाई? ये सिस्टम है एनर्जी के कंजम्पशन का। और क्यों बनाना है ये? ताकि इम्प्रूव कर सकें, अच्छा कर सकें अर्थ के चांसेस को। और किसके खिलाफ? अर्थ के चांसेस होंगे खिलाफ तबाही भरे कैटास्ट्रोफिक या डिजास्ट्रस क्लाइमेट चेंज के, ग्लोबल वार्मिंग के। तो ये अटेम्प्ट है COP का कि धीमे धीमे करके हर साल आगे बढ़ें, इंच इंच करके, कैसे भी करके हमारा एनर्जी कंजम्पशन का जो पैटर्न है उसका ग्लोबल रीहॉल लेके आएँ, ताकि अर्थ के चांसेस और बढ़िया हो जाएं ग्लोबल वार्मिंग के सामने लड़ाई करने के। अटेम्प्ट की वर्ब है इज।
इंच अहेड करना, मच क्लोजर, मूव क्लोजर करना, ग्रेजुअली धीमे धीमे इंच इंच करके आगे बढ़ना। रीहोल मतलब ओवरहोल, किसी चीज़ का पुनर्निर्माण, रीऑर्गेनाइजेशन। चलो, कैटास्ट्रोफिक, डिजास्टर्स, कैटाक्लिज्मिक सब बता चुका हूँ वर्ड्स आपको, तबाही भरे के लिए एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं। अब यहाँ पे एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, एक काम करते हैं, पहले इसमें एक एरर है वो निकाल दो आप, फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फ्लो बने, फिर इस कॉन्सेप्ट पे वापस आएंगे। जिसको एरर मिल रही है कमेंट में डालो, फिर आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आगे कह रहा है जी, वाइल एवरी COP एंड्स विद अ हार्ड बार्गेन डॉक्यूमेंट द एसेंशियल प्रिंसिपल रिमेन्स कॉन्स्टेंट। कह रहे जी, जहाँ हर एक COP नाम की ये मीटिंग जो है एंड होती है एक हार्ड बार्गेन डॉक्यूमेंट के साथ, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें बार्गेन बहुत हार्ड होता है। सारी कंट्रीज जो है चाहती हैं हम कम से कम खर्चा करें। इंडिया, चाइना जैसी कंट्री चाहती हैं कि रिच कंट्रीज से पैसा हमें मिले, हम फॉसिल फ्यूल को छोड़ दें। तो एक बार्गेन सा होता है उस डॉक्यूमेंट में, लास्ट में बहुत मोल भाव करके उसको बनाया जाता है। तो हर मीटिंग का एंड होता है इस मोल भाव वाले डॉक्यूमेंट के साथ। कह रहा वहीं पे हुआ क्या, इन सभी मीटिंग्स का जो इसेंशियल प्रिंसिपल है ना, इनका जो मूल प्रिंसिपल है, जो इनकी इसेंस में है, सार में है, वो बना हुआ है कांस्टेंट, वो बना हुआ है एक जैसा। अब क्या प्रिंसिपल है मीटिंग्स का? मीटिंग ये है, हाउ टू इंश्योर दैट ऑल कंट्रीज contribute to paying for what it takes to avoid the consequences of global warming। कह रहा है यही सारा का सारा जो है प्रिंसिपल है कि कैसे इंश्योर किया जाए, हाउ टू इंश्योर दैट, वो ये कि सभी कंट्रीज कंट्रीब्यूट टू करें, सभी कंट्रीज भागीदार बने पे करने में, भुगतान करने में। और किस चीज़ का भाई? फॉर वट, उस चीज़ का, फॉर वट उस चीज़ के लिए जो ये लेती है, इट टेक्स अवॉइड करने के लिए कॉन्सिक्वेंसेस को, परिणामों को, ग्लोबल वार्मिंग के। तो कोई भी चीज़ जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग को अवॉइड कर सकते हैं ना, उस चीज़ को पे करने के लिए कंट्रीज कंट्रीब्यूट करें। और कैसे जो है अवॉइड करना है ग्लोबल वार्मिंग की कॉन्सिक्वेंसेस को, आगे बढ़ो, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाइल अकाउंटिंग फॉर देयर हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एक्सेसरबेटिंग द क्राइसिस। ये सारा हमें काम करना है बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए, बिना समझौता किए आर्थिक विकास पे, और साथ ही साथ अकाउंट फॉर करते हुए, जिम्मेदार बनते हुए उनकी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ऐतिहासिक जिम्मेदारी का, इस पूरे क्राइसिस को एक्सेसरबेट करने में और बुरा बनाने में। अब आप सोच रहे होगे सर ये इतना बड़ा सेंटेंस है, एक बार मैंने पढ़ा दिया, एक रिपीट और देता हूँ, फिर सेंटेंस अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। जहाँ जो है COP वो ख़त्म होता है, एंड होता है एक हार्ड बार्गेन डॉक्यूमेंट के साथ, लेकिन COP का कांस्टेंट जो इसेंशियल प्रिंसिपल है, जो सार है इसके प्रिंसिपल का, वो आज भी सेम है। सार एक ही है, ये कॉलम लगा के बताया गया है आपको कि कैसे इंश्योर किया जाए, कैसे पक्का किया जाए कि सभी कंट्रियाँ कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं भुगतान करने में, पे करने में। और किस चीज़ का? एक ऐसी चीज़ का, फॉरवर्ड, एक ऐसी चीज़ के लिए जिसकी हमें ज़रूरत है, फॉर व्हाट इट टेक्स, क्या करने के लिए? अवॉइड करने के लिए बुरे परिणामों को, ग्लोबल वार्मिंग के। और अवॉइड करना है बिना कॉम्प्रोमाइज़ ऑन किए, बिना समझौता किए हमारे आर्थिक विकास से। और ये सारा काम तब होगा जब हम अकाउंट फॉर भी करेंगे, जिम्मेदार भी बनेंगे हमारी ऐतिहासिक जिम्मेदारी का, इस पूरे ग्लोबल वार्मिंग की क्राइसिस को एक्सेसरबेट करने में, बद से बदतर बनाने में। तो अमेरिका और रशिया तो पहले से, यूरोप जो है पहले से ही बहुत सारा धुआं छोड़ रहे हैं एनवायरनमेंट में। ऐतिहासिक तौर पर उन्होंने ही क्लाइमेट चेंज को जन्म दिया है। आज की डेट में वो इंडिया जैसी कंट्रीज़ को क्या बोल रहे हैं कि आप धुआं छोड़ना कम करो। इंडिया यही बोलता है, चाइना यही बोलता है, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपके इस कहने से ख़त्म हो जाएगी। आपने तो एक अच्छी कंट्री बना लिया, अपना सब कुछ कर लिया, अब आप अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को समझो, हमें थोड़ा पैसा दो, आपने जो पर्यावरण में पोल्यूशन किया है, हम उस पैसे का इस्तेमाल करके ग्लोबल वार्मिंग को जो है कम करने की कोशिश करेंगे। बस यही इसका सार है। कॉप की वर्ब है एंड्स, प्रिंसिपल की वर्ब है रिमेन्स, कंट्रीज़ की वर्ब है कॉन्ट्रीब्यूट टू, इट की वर्ब है टेक्स, कॉम्प्रोमाइज़ ऑन करना, किसी चीज़ पे समझौता करना, अकाउंट फॉर करना, किसी चीज़ पे, किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार बनना, है ना, किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना। अकाउंटिंग फॉर यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है, जब ये काम होगा तो ये काम भी साथ में हो रहा था। एक्सेसरबेट करना, बद से बदतर बनाना, वर्सन, डिटीरियोरेट, एग्रावेट, एक्सेसपरेट, बार बार ये वर्ड्स आते हैं किसी चीज़ की हालत को ख़राब करने के लिए। आगे बढ़ेंगे अब, चलो। कह रहे जी, देर आर सेवरल कंट्रीज स्पेशली आइलैंड नेशंस दैट स्टैंड टू लूज द मोस्ट फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग विदाउट हैविंग अ रोल इन कॉजिंग इट। कह रहे जी बहुत सारे ऐसे देश हैं बेचारे, देर आर सेवरल कंट्रीज। कौन सी कंट्रीज हैं? कह रहे खास करके आइलैंड नेशंस, टापू वाले देश। कह रहे जो स्टैंड टू लूज करते हैं, स्टैंड प्लस में टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म का मतलब होता है डिजर्व करते हैं। जो डिजर्व करते हैं या इस पोजीशन में है कि वो स्टैंड टू लूज करेंगे, वो हार जाएंगे, नुकसान खाएंगे सबसे ज़्यादा, द मोस्ट। और किससे? ग्लोबल वार्मिंग से।
और कैसे? बिना हैव करते हुए, बिना रखते हुए, विदाउट हैविंग, कोई भी भूमिका को इसको कोज करने में। तो श्रीलंका ने, मालदीव्स ने कौन सी ग्लोबल वार्मिंग कर दी? छोटी मोटी पॉपुलेशन है इनकी, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग में सबसे पहले मालदीव ही डूबने वाला है। तो ऐसी कंट्रीज़ के ऊपर सबसे बुरा इफेक्ट होगा। कुछ नहीं किया इन्होंने, ये सिर्फ गेहूं में घुन बन के पिस रहे हैं। कंट्रीज़ की वर्ब है आर, दैट की वर्ब है स्टैंड। स्टैंड प्लस में इन्फिनेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए एलिजिबल होना। वी डोंट स्टैंड टू गेन एनीथिंग फ्रॉम डील। हम इस डील से कुछ भी गेन करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। इस डील से हमें कुछ भी नहीं मिलता है ना, कुछ भी नहीं मिल रहा है। आ रही बात समझ में? स्टैंड टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म। चलो स्ट्रक्चर है, बना के देखो, एक दो सेंटेंस दिमाग में बना लो ताकि अगली बार दिखे तो आपको आती हो यूज़ करनी। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी, गिवन दैट COP एग्रीमेंट्स आर नॉन बाइंडिंग ऑन द सिग्नेटरी मेंबर स्टेट्स एंड what faces not unusual such as the US unilaterally exiting the agreement only to join it again. These meetings also serve as a forum for public posturing. अब ये सेंटेंस है लंबा और इसमें आ रहे हैं 2 डैश। अब ये बढ़िया मौका मिल गया आपको, इसको छोटा कर दो। जो दोनों डैशेस के बीच में है उसको पढ़ो ही मत, लास्ट में जोड़ देना। बाकी का सेंटेंस पढ़ लेते हैं। तो बाकी का सेंटेंस पढ़ने जा रहा हूँ। कह रहे हैं जी, गिवन दैट, इस चीज़ को देखते हुए, गिवन दैट मतलब कंसीडरिंग दिस या गिवन दैट, कि COP के जो एग्रीमेंट्स हैं वो नॉन बाइंडिंग होते हैं। बाइंडिंग का मतलब होता है ऑब्लिगेटरी, जो आपको पूरे करने ही पड़े। तो COP के एग्रीमेंट्स नॉन बाइंडिंग है, इनका कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता। और किस पे? सिग्नेटरी मेंबर स्टेट्स पे, ऐसी स्टेट्स, मेंबर स्टेट्स जिन्होंने इसको साइन किया है। कह रहा है इस चीज़ को देखते हुए। अच्छा, और किस चीज़ को देखते हुए? कि जो वोल्ट फेसिस होते हैं, वोल्ट फेसिस का मतलब होता है यू टर्न, कह के मुकर जाना। कह रहे वोल्ट फेसिस जो हैं, कह के मुकरने के जो केस हैं, वो भी अनयूजुअल नहीं है, वो भी बहुत बार हमने देखे हैं। कह रहे जी, इन दोनों ही चीज़ों को मानते हुए, देखते हुए हुआ क्या? अब बीच का छोड़ दो। हुआ ये कि ये मीटिंग्स जो है ना, साथ ही साथ सर्व करती हैं एक फोरम के तौर पे, एक मंच के तौर पे, पब्लिक पोस्टरिंग के लिए, लोगों के सामने दाम पेच खेलने के लिए। COP में कुछ कह दो, बड़ी सी बात है ना, घर पे आकर के बोल दो अपने लोगों को कि मैंने तो मजाक किया था, है ना, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तो ये एग्रीमेंट्स नॉन बाइंडिंग सही हैं, इनमें रिवर्सल बहुत इजीली आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए लोग COP का फ़ायदा उठाते हैं, राजनेता, यहाँ पे अपनी वाहवा लुटवाने के लिए। COP एग्रीमेंट्स की वो है आर, नॉन बाइंडिंग आप समझ गए हैं, कंपलसरी हो वो बाइंडिंग होता है, ऑब्लिगेटरी हो बाइंडिंग होता है, नॉन बाइंडिंग मतलब नॉन कंपलसरी। वोल्ट फेसिस का मतलब होता है चेंज इन एटीट्यूड और योर कमिटमेंट, यू टर्न मारना, ठीक है, वोल्ट फेसिस। वोल्ट फेसिस की वर्ब भी है आर। यहाँ आर लग गई तो दूसरी बार नहीं लगाई, एक ही सेंटेंस चल रहा है, दूसरा क्लोज आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब कॉमन है। तो एग्रीमेंट्स आर नॉट बाइंडिंग, वोल्ट फेसिस आर नॉट अनयूजुअल, आर को यहाँ पे नहीं लिखा है। चलो अब बीच में देख लो, मीटिंग्स की वर्ब है सर्व। अब बीच वाला देख लो क्या लिखा हुआ है। अब किसने पलटी मारी थी वो बता रहा है आपको। कह रहा है कि सच एज द US यूनिलेटरली एग्जिटिंग द अग्रीमेंट ओनली टू जॉइन इट अगेन। कह रहा है कि जैसे कि अमेरिका जैसा देश जिसने एक तरफा तरीके से यूनिलेटरली, बिना किसी से पूछे, बिना किसी के कहे, अपने हिसाब से एग्जिट कर दिया था अग्रीमेंट को। और क्यों किया? महज इसे बाद में फिर से ज्वाइन करने के लिए। तो इस तरीके से दुनिया की कंट्रीज पलटियां मारती हैं COP के अंदर। चलो सेंटेंस आप समझ गए हैं, आगे बढ़ते हैं। वर्ड्स देख लेना। यूनिलेटरी मतलब एक तरफा, बायलेटरली मतलब दो तरफा, ट्राइलेटरी मतलब तीन तरफा, मल्टीलेटरल मतलब बहुआयामी, बहुतरफा, है ना। इस तरीके से आप लेटरल लगा के जो मर्जी वर्ड बना सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। फोरम आप जानते हैं सिंगुलर होता है, फोरा प्लूरल होता है। ऐसे ही ये सारे वर्ड सिंगुलर प्लूरल बनाए जाते हैं। यहीं पे ब्रेक लो एक छोटा सा, जल्दी से सारे वर्ड्स का प्लूरल बनाओ। पूरा विश्वास है अपने ऊपर, यकीन है तो कमेंट्स में डालना, नहीं तो कोई बात नहीं, दिमाग में बना लो। मुझे तो आते हैं, आपको बनाना जरूरी है। स्टेडियम, करिकुलम, क्राइटेरियन, फिनोमिनन, चारों वर्ड्स का प्लूरल बनाना आपको आना चाहिए। चलो बढ़े आगे। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत बार हो चुके हैं, है ना। कह रहा है जी, कंट्रीज अनाउंस देयर कमिटमेंट टू लॉफ्टी इन्वायरमेंटल गोल्स बट डू लिटल टू एग्जीक्यूट द ऑफन स्ट्रिंजेंट मेजर्स दैट दीज एंटेल। कह रहे देश जो है ना अनाउंस कर देते हैं, ऐलान कर देते हैं अपने वादे को, कमिटमेंट को, और किसके लिए? लॉफ्टी इन्वायरमेंटल गोल्स के लिए। ऐसे मोस्ट एनवायरमेंटल के गोल्स के लिए जो लॉफ्टी हैं, जो आकार में बहुत बड़े हैं। कह रहे लेकिन ये डू करती हैं लिटल, ये ना के बराबर करती हैं काम, एग्जीक्यूट करने के लिए, अंजाम देने के लिए अक्सर जो ऑफन स्ट्रिंजेंट मेजर्स जो होते हैं, अक्सर जो बहुत कड़े कदम होते हैं। और कौन से कड़े कदम? जिनको ये सारे के सारे गोल्स एंटेल करते हैं, जिनको ये पूंछ बना के अपने पीछे लाते हैं, रिक्वायर करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं कंट्रीज? बिकॉज दे पोटेंशली इन्वॉल्व पॉलिटिकल ब्लोबैक। क्योंकि ये सारे के सारे मेजर्स जो हैं
संभावित तौर पे इन्वॉल्व करते हैं, शामिल करते हैं राजनीतिक ब्लोबैक को, सियासी तौर पे एडवर्स रिएक्शन को, बुरी प्रतिक्रिया को। तो वहाँ पे बड़े वादे, घर पे आकर के पॉलिटिक्स के डर के मारे उन वादों को पूरा ना करना, ऐसा करना आम बात है। कंट्रीज़ की वर्ब है अनाउंस, कंट्रीज़ की दूसरी वर्ब है डू, कंट्रीज अनाउंस, कंट्रीज डू। दीज की वर्ब है एंटेल, दीज आया यहाँ पे मेजर्स के लिए, है ना, ये मेजर्स जो एंटेल करते हैं, ठीक है। दीज आया एक्चुअल में गोल्स के लिए, मतलब वो गोल्स जो कि एंटेल करते हैं इन मेजर्स को, दैट से ये मेजर्स जुड़ा हुआ है ना। दे की वर्ब है इन्वॉल्व, ब्लो बैक का मतलब होता है लैश बैक, बैकलैश किसी चीज़ की एडवर्स रिएक्शन, याद है ना वर्ड, रेमिफिकेशन, इम्प्लीकेशन, एडवर्स रिएक्शन। चलो जी, स्ट्रिंजेंट मतलब कड़ा, बहुत ही स्टर्न, हार्श और रिजिड। कह रहे जी हाउएवर COPs डू सर्व एज एन इफेक्टिव नर्च। कह रहे लेकिन इन चीज़ों के बावजूद भी, सब बुरी चीज़ों के बावजूद, COPs जो है ना, ये कॉन्फ्रेंसेस जो हैं, ये सर्व करती हैं एक असरदार नज या पुश के तौर पे। कम से कम कंट्रीज़ को झकझोरा तो जाता ना हर साल यहाँ बुला के कि आपने पिछले साल ऐसा बोला था, तो थोड़ा बहुत शर्म तो ये कंट्रीज़ खाती हैं, थोड़ा पुश इनको मिलता है COP के जरिए। कह रहे जी इवन अ डेकेड अगो द लिंक बिटवीन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज हैड साइजेबल क्रिटिक्स। कह रहे जी यहाँ तक कि एक दशक पहले जो लिंक था, जो रिश्ता था ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के बीच में, उसके बहुत साइजेबल क्रिटिक्स थे। उस लिंक के, उस रिश्ते के बहुत बड़े बड़े आलोचक थे। बहुत लोग बोलते थे कि ग्लोबल वार्मिंग का क्लाइमेट चेंज से कोई कनेक्शन नहीं है। कह रहे हैं आप सेमी कॉलम लगा के, नाउ नो कंट्री चैलेंजेस फंडामेंटल साइंस। लेकिन आज की डेट में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो इस बेसिक फंडामेंटल साइंस को इग्नोर करती हो या इसको चुनौती देती हो। तो कम से कम COP से ये तो हो रहा है, दुनिया मान तो रही है कि हाँ हमारी वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग आ रही है। एक डेकेड पहले ऐसा भी नहीं था। लिंक की वर्ब है हैड, नो कंट्री की वर्ब है चैलेंजेस, और कुछ देखने वाला है नहीं। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक या रेडिकल, बिल्कुल बुनियादी। कह रहा है जी अ फॉसिल फ्यूल फ्री फ्यूचर इज़ द डायरेक्शन दैट द वर्ल्ड इज़ मूविंग टूवर्ड्स। कह रहे कच्चे तेल से आज़ाद जो फ्यूचर है, उसी वही वो डायरेक्शन है, वही वो दिशा है जिसमें हमारी दुनिया मूव टुवर्ड कर रही है, जिसकी तरफ हमारी दुनिया जा रही है। सिंपल सेंटेंस है। फॉसिल फ्यूल फ्री वर्ड, फ्यूचर की वर्ब है इज़, वर्ड की वर्ब है इज़ मूविंग। चलो आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस पे, नेक्स्ट पैराग्राफ पे। जो ऊपर ग्रामर कॉन्सेप्ट रह गया फटाफट आपको दिखा देता हूँ, ईजी है। कॉन्सेप्ट ये है कि नेम्स ऑफ प्लैनेट्स के आगे कभी भी नेवर मत लगाना। लेकिन 3 आपको सेलेस्टियल बॉडीज़ बता रहा हूँ, अर्थ, सन और मून, इनके आगे द हमेशा लगेगा। रूल समझ में आ गया? किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के आगे द नहीं लगेगा। प्लेनेट नहीं, सेलेस्टियल बॉडी मान लो, स्टार हो, उल्का हो, पिंड हो, कुछ मतलब नहीं है। सेलेस्टियल बॉडी है, कोई उल्का, स्टार, ग्रह है, उसके आगे द को नहीं लगाना। लेकिन अर्थ, सन और मून, इन तीनों के आगे हमेशा द लगेगा। पहले कॉन्सेप्ट को लगा के देख लो। द वीनस इज कॉल्ड सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ। वीनस कहलाया जाता है सिस्टर प्लैनेट, बहन कहलाया जाता है हमारी धरती का। वीनस के आगे द लगेगा? सर नहीं लगेगा, वीनस के आगे तो नहीं लगेगा। लेकिन अर्थ के आगे हमेशा लगाना है, तो यहाँ पे नहीं लगाओ, यहाँ लगा दो। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है। वैसे ही मून इज लार्जर इन साइज देन द प्लूटो। मून जो है प्लूटो से साइज में बड़ा है। प्लूटो के आगे द आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, तो प्लूटो का द निकाल दो। लेकिन मून के आगे द तो आना ही है, मून के आगे तो द आना ही है, तो इस द को यहाँ पे लगा दो। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। अर्थ हैज़ ए नेचुरल सैटेलाइट। हमारी अर्थ का एक प्राकृतिक सैटेलाइट है, उपग्रह है, जिसका नाम है मून, यानी कि चंदा। अब मुझे ये बताओ, अर्थ के आगे द आएगा या नहीं आएगा? भाई इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो आना ही चाहिए, अर्थ के आगे द तो आना ही चाहिए, तो यहाँ पे द लगा देते हैं। दिक्कत क्या है यहाँ पे? दिक्कत ये है कि अवर आ चुका है। अवर एक पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव जो है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या है? माई, योर, अवर, हर, है ना, हिज। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? दैट, दीज, दोज या दिस। इनके आगे कभी भी द नहीं आता। याद है कि नहीं ये फॉर्मूला? पजेसिव के आगे कभी द नहीं आता, इसलिए द आना चाहिए, लेकिन पजेसिव लग गया, अब मत लगाया ना। बाकी जो रूल सीखे हैं उनको भी अप्लाई करना सीखो। एक रूल के चक्कर में दूसरे को वायलेट नहीं करना है। द आएगा यहाँ भी द आएगा, लेकिन इस चक्कर में नहीं आ रहा क्योंकि पजेसिव आ चुका है, अब द की जरूरत यहाँ पे नहीं है। चलो, अब ये रूल बना क्यों है? अर्थ, सन और मून के आगे क्यों लगाया जाता है द? सिंपल सा रीजन है, इन तीनों के साइंटिफिक नेम कुछ और हैं। इनके साइंटिफिक नेम लिख देता हूँ। अर्थ का है टेरा, मून का है लूना, और सन का है हीलियोस। आगे बात समझ में? अगर मरकरी बोल रहे हो ना, मरकरी जिसको बुध बोलते हैं हिंदी में, तो मरकरी का साइंटिफिक नेम आप ले रहे हो तो द मत लगाओ। अगर इनके साइंटिफिक नेम नहीं ले रहे हो, अर्थ, सन और मून बोल रहे हो, तो इनके आगे द लगेगा। जिस दिन अर्थ को टेरा बुलाओगे, मून को लूना बुलाओगे, सन को हीलियोस बुलाओगे, इनके आगे द उस दिन नहीं लगाना। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, रूल का जो है लॉजिक समझ में आ गया होगा आपको। साइंटिफिक नेम के आगे द नहीं आता, लेकिन अर्थ कोई साइंटिफिक नेम है ही नहीं किसी प्लैनेट का।
अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे जल्दी से, क्या कहना चाह रहा है, जस्ट एक सेकेंड। कह रहा है जी, इट इज़ दस अप्रोप्रिएट दैट COP27 इज व्यूड एज द सो कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन COP, टू बोरो अ टर्म फ्रॉम सामे शौकरी, इजिप्शियन फॉरेन मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट COP27। कह रहा है इसलिए ये चीज़ भी अप्रोप्रिएट है, ये चीज़ भी सही है। अच्छा कौन सी चीज़ भाई, कि COP27 जो इस साल का है वो देखा जाता है, और कैसे देखा जाता है, ये व्यू किया जाता है सो कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन COP के नाम से। इसको बुलाया जा रहा है या इसको देखा जा रहा है इम्प्लीमेंटेशन COP। और ये क्या है जी, ये टू बोरो करने के लिए है एक टर्म को, एक जो है फ्रेज़ को, सामे शौकरी से, इस बंदे से। और ये बंदा कौन है, ये इजिप्शियन फॉरेन मिनिस्टर है, इजिप्ट के, मिस्र के, और इस साल की COP के प्रेसिडेंट भी हैं। तो इन जो प्रेसिडेंट साहब है ना इस साल के, इन्होंने बोला कि इसको इम्प्लीमेंटेशन COP बोलेंगे। अब यहाँ पे वादे नहीं होंगे, यहाँ पे कुछ करके दिखाना पड़ेगा आपको, इसलिए इसको व्यू किया जाता है इम्प्लीमेंटेशन COP के नाम से। सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल। कह रहा है जी, शिफ्टिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू रिन्यूएबल सोर्सेज इज एक्सपेंसिव एंड द लार्ज डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, while committing to a carbon-free future, also underline their right to rely on fossil fuel in the interim। कह रहा है जी, शिफ्ट करना, बदलाव लाना, मूव करना, और कहाँ से भाई, फॉसिल फ्यूल से, कच्चे तेल से, और कहाँ तक, रिन्यूएबल सोर्सेज तक, सोलर, विंड और थर्मल पावर तक, है ना, थर्मल तो नहीं, जियो थर्मल। कह रहा है जी, शिफ्ट करना, बदलाव लाना फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल सोर्सेज तक, ये काम अपने आप में बहुत महंगा होता है। कच्चा तेल तो फिर भी आ जाएगा एक बैरल $100 में, सोलर सेल कहाँ से लाओगे, रोज़ पैनल कहाँ से बनाओगे। कह रहा है इसलिए जो लार्ज डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, बड़े बड़े विकासशील देश हैं, जैसे कि ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, कह रहे ये ब्राज़ील, इंडिया है ना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, कह रहे ये सारी कंट्रीज जो है ना, कमिट टू करते हुए, भरोसा दिलाते हुए, वचन देते हुए एक कार्बन फ्री फ्यूचर का, साथ ही साथ अंडरलाइन करती हैं, हाईलाइट करती हैं, प्रकाश डालती हैं उनके इस हक पे, इस राइट पे, जो है रिलाई ऑन करने का, डिपेंड ऑन करने का, और किस पे, फॉसिल फ्यूल्स पे, बीच के वक्त में, इन द इंटरिम। तो ये कंट्रीज यही बोलती हैं कि हम भी आपकी तरह, अमीर देशों की तरह कार्बन फुटप्रिंट कम करेंगे, हम भी धुआं कम छोड़ेंगे, लेकिन हमारा अभी तो हक है कार्बन को, मतलब फॉसिल फ्यूल को यूज़ करने का, क्योंकि हम तो गरीब देश हैं। आप जैसे जिस दिन हम भी अमीर हो जाएंगे, हम भी बंद कर देंगे, रिन्यूएबल जो है सोर्सेज पे आ जाएंगे। सेंटेंस समझ में आ गया ना। शिफ्टिंग की वर्ब है इज, इन सभी कंट्रीज़ की वर्ब है अंडरलाइन। अंडरलाइन करना, किसी चीज़ की तरफ प्रकाश डालना। कमिट करते हुए अंडरलाइन करती हैं, तो कमिटिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन बन जाता है। रिलाई ऑन करना, डिपेंड ऑन करना, हिंज ऑन करना, किसी चीज़ पे निर्भर होना। इन द इंटरिम का मतलब है इस बीच के वक्त में, भाई 5, 10 साल, 20 साल तो हमें कच्चा तेल यूज़ करने दो, ये कंट्री जैसा बोलती हैं। और क्या हो रहा है जी, कह रहा है जी, वाइल देयर इज अग्रीमेंट दैट डेवलप कंट्रीज फुट द बिल, द बल्क ऑफ द रैंगलिंग इज ओवर डिटर्मिनिंग हाउ द बिल इज पेड। कह रहे हैं कि जहाँ तक ये चीज़ है, इस पे एग्रीमेंट है, वाइल देयर इज एग्रीमेंट। और किस चीज़ पे एग्रीमेंट है भाई, दैट वही है कि अमीर देश जो हैं वही फुट द बिल करेंगे। फुट द बिल का मतलब होता है भुगतान करना, आखिरी में सबसे ज़्यादा भुगतान करना। तो इस चीज़ पे एग्रीमेंट आ गया है कि अमीर देश गरीब देशों को पैसा देंगे, पूरे मामले का भुगतान वही जेब से करेंगे। कह रहा वहीं पे जो बल्क है ना, जो सबसे बड़ा हिस्सा है, और किसका, रैंगलिंग का, खींचतान का, वो है इस चीज़ को लेकर के ओवर, और वो चीज़ है डिटर्मिन करना, निर्धारित करना कैसे इस बिल को पे किया जाएगा। अमेरिका कह रहा है मैं बिल पे करूँगा, आप जो है छोड़ दो कच्चे तेल को, लेकिन कब बिल पे करेगा और कितना बिल पे करेगा और कैसे बिल पे करेगा, इसी बात पे सारा जो है खींचतान चल रही है। चलो, एग्रीमेंट की वर्ब है इज, देयर से क्लोज शुरू हुआ इसलिए वर्ब के बाद सब्जेक्ट को रखा गया है। कंट्रीज़ की वर्ब है फुट द बिल, फुट द बिल करना मतलब भुगतान करना किसी चीज़ का। बल्क की वर्ब है इज, फ्रैंगलिंग मतलब झगड़ा, रस्साकशी, टग ऑफ वॉर, याद है ना, स्कर्मिश। बिल की वर्ब है इज पेड, पैसिव वॉइस में। आगे कह रहे हैं जी, The implementation COP India has said must set out a transparent payment system and spell out how countries already reeling under climate disasters can be compensated। कह रहा है जी, जो implementation COP है जो इस साल का, कह रहा है इंडिया ने ऐसा कह दिया है, has said, कि ये implementation COP जो है ना, इसको सेट आउट करना चाहिए। अब सेट आउट याद है ना, किसी चीज़ को सबके सामने लाना या किसी जर्नी को शुरू करना। तो कह रहे जी, इसको सबके सामने लाना चाहिए या जर्नी को शुरू करना चाहिए एक ट्रांसपेरेंट पेमेंट सिस्टम की, एक ऐसा पेमेंट सिस्टम जो सबके सामने पारदर्शी हो, और इसको स्पेल आउट करना चाहिए, आर्टिकुलेट करना चाहिए, साफ शब्दों में बताना चाहिए कैसे वो कंट्रीज़ जो पहले से ही लड़खड़ा रही हैं, रील अंडर कर रही हैं क्लाइमेट के डिजास्टर्स के नीचे, उनको कंपेंसेट किया जा सकता है, उनको
भुगतान दिया जा सकता है। तो इंडिया का यही कहना है कि साफ साफ एक सिस्टम बनाओ, सबको बताओ किसको कितने पैसे और कब कब ट्रांसफ़र होंगे, ताकि झगड़े से मुक्ति मिले। कॉप की वर्ब है मस्ट सेट आउट। सेट आउट का मतलब है किसी चीज़ को पब्लिश करना या किसी जर्नी को शुरू करना। यहाँ एक्चुअल में पब्लिश करने वाला सिस्टम यूज हुआ है, सिस्टम को पब्लिश किया जाए, सबके सामने रखा जाए। अच्छा, कॉप की वर्ब है मस्ट सेट आउट और कॉप की दूसरी वर्ब है मस्ट स्पेल आउट, है ना। कॉप को आर्टिकुलेट या स्पेल आउट करना चाहिए, साफ साफ बताना चाहिए। कंट्रीज की वर्ब है कैन बी कंपेंसेटेड इन पैसिव वॉइस। रील अंडर करना, किसी चीज़ से लड़खड़ाना, फॉल्टर करना, स्टैगर करना, लर्ज करना। कह रहा है जी दिस विल also mean greater transparency from recipient nations on how these investments measurably improve a transition away from polluting resources। कह रहा है इसका ये भी मतलब होगा, this will also mean, और क्या मतलब होगा कि ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, ज़्यादा पारदर्शिता आएगी। और कहाँ से? उनसे, फ्रॉम जो रेसिपिएंट कंट्रीज़ हैं, ऐसे नेशन जो पैसा खा रहे हैं अमीर देशों का। और किस चीज़ पे ट्रांसपेरेंसी होगी? कैसे उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मेजरेबली, नापने वाले तौर पे इम्प्रूव कर रही हैं एक ट्रांजिशन को, एक बदलाव को। और वो ट्रांजिशन जो है वो अवे फ्रॉम है, दूर है पॉल्यूटिंग सोर्सेज से, कच्चे तेल से और नेचुरल गैस से। तो पैसा लेने वाले को भी सही सही बताना है साफ तौर पे कि आपके पैसे को हमने ऐसे यूज़ किया था, आपके पैसे के हमने रशिया से वेपन नहीं मंगाए, है ना, हम इसको जिस काम के लिए दिया गया उसी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो जी, सेंटेंस समझ में आ गया। दिस की वर्ब विल ऑल्सो मीन, इन्वेस्टमेंट्स की वर्ब है इम्प्रूव, ट्रांजिशन मतलब बदलाव। करेजी अनलाइक ग्लासगो 2021 व्हेन नेट जीरो और कमिटमेंट्स टू बी कार्बन न्यूट्रल वर द फ्लेवर ऑफ द सीजन, इम्प्लीमेंटेशन COPs आर अनलाइकली टू रिजल्ट इन एम्बिशियस ब्रेक थ्रूज। कह रहा है जी बिल्कुल उल्टा, ग्लासगो 2021 के, COP 26 के जो ग्लासगो नाम के शहर में हुई थी, कह रहा है उसके बिल्कुल उल्टा 2021 की COP के हुआ क्या? कह रहा है जहाँ पे नेट जीरो और कमिटमेंट जो थे कार्बन न्यूट्रल होने के, वो थे वर पूरे सीजन का फ्लेवर। हर कंट्री ने बोला था हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, शायद इंडिया ने ही बोला था 2050 या 2070 तक हम भी कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। कह रहा है बिल्कुल इसके उल्टा, जहाँ पे ये बातें हुई थी पिछले साल, हुआ क्या? कह रहा है जी ये फ्लेवर ऑफ सीजन थे पिछले साल के। इम्प्लीमेंटेशन COP जो हैं वो अनलाइकली होंगे, वो ज़्यादा संभावित नहीं होंगे कि उनका कोई नतीजा निकलेगा बड़े महत्वाकांक्षी ब्रेक थ्रूज में, बड़ी बड़ी सफलताओं में। अब यहाँ पे कहना तो है नहीं, करके दिखाना है। तो करके जब दिखाने की बारी आती है तो कुछ बड़ा काम नहीं होता, छोटा मोटा ही होने वाला है, ज़्यादा उम्मीद इससे मत रखना। नेट जीरो कमिटमेंट्स की वर्ब है वर, फ्लेवर ऑफ द सीजन का मतलब है मेन थीम, पूरे सीजन की मेन थीम, फ्लेवर ऑफ द सीजन। इम्प्लीमेंटेशन COPs की वर्ब है आर, एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी, ब्रेक थ्रू मतलब बड़ी कामयाबी, अ ह्यूज सक्सेस। बड़ी कामयाबी के लिए ब्रेक थ्रू और बड़े फेलियर के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है? सबको आना चाहिए, करवा चुका हूँ बहुत बार, डालो कमेंट्स में। बड़े फेलियर के लिए 2 वर्ड्स, एक भी आता हो तो एक भी डाल दो, कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं। कमेंट्स में जो डालोगे सही गलत मैं देख के आपको आंसर कर दूंगा। सारे कमेंट पढ़ता हूँ मैं। कह रहे जी ऑफन हावेवर इट इज़ द अनस्पोकन एंड द सबटेरेनियन दैट गेट द जॉब डन। कह रहे जी एक बात और है, अक्सर, हालांकि ये अनस्पोकन और जो सब टेरेनियन होते हैं, अनस्पोकन मतलब जिनकी बात ना हो, सब टेरेनियन मतलब ज़मीन के जो नीचे हो, जो छुपा हुआ हो। तो कह रहे ना बात की जाने वाली और जो खामोशी वाली चीज़ें होती हैं ना, अक्सर वही पूरे काम को करती हैं, गेट द जॉब डन करती हैं। तो ज़्यादा बातें करने वालों में कुछ ज़्यादा काम नहीं होता, जो पिछली बार ग्लासगो में हमने देखा था। ऐसे COP में ज़रूर कुछ काम हो सकता है जहाँ पे बातचीत कम हो और जो भी हो ज़मीन के नीचे हो, मतलब छुपा हुआ हो। अभी तक हमारे सामने कुछ भी नहीं है। सब टेरेनियन देख लेना, बिलो सरफेस, बिलो टेरेन, जो हिडन है, जो अल्टीरियर है, आपसे छुपा हुआ है। कह रहा जी COP 27 मस्ट सेंड द मैसेज लाउड एंड क्लियर दैट बी इट वॉर और पीस, poverty or plenty, securing the world's future comes at a price that only gets costlier every passing day। अब लास्ट में सलाह है इस मीटिंग के लिए। कह रहा जी इस साल की मीटिंग के लिए, COP 27 के लिए, COP 27 के लिए इसको सलाह है कि इसको सेंड करना चाहिए एक पैगाम को, एक संदेश को, एक मैसेज को, और एकदम लाउड और क्लियर हो, सबके लिए साफ हो और ज़ोरों से बताया गया हो। दैट वो ये कि बी इट वॉर और पीस, चाहे बात हो जंग की और शांति की, या फिर बी इट पॉवर्टी एंड प्लेंटी, बात हो गरीबी की या समृद्धि की, चाहे कुछ भी हो, सिक्योर करना दुनिया के फ्यूचर को आता है एक प्राइस पे, एक कीमत पे। और ये वही प्राइस है दैट जो सिर्फ गेट होता है, बिकम होता है और ज़्यादा महंगा हर गुजरते हुए दिन के साथ। तो ये मैसेज इसको बता देना चाहिए कि वक्त हमारे हाथ से फिसल रहा है, कुछ भी हो रहा हो दुनिया में, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी ज़रूर एक दिन, अगर क्लाइमेट चेंज इसी हिसाब से चलता रहा। 27 की वर्ब है मस्ट एंड, प्लेंटी का मतलब होता है प्रोस्पेरिटी,
अबंडेंस, पॉवर्टी मतलब डेस्टिट्यूशन या डेप्रिवेशन, गरीबी, गरीबी हो चाहे समृद्धि हो, प्लेंटी मतलब समृद्धि। बीट का मतलब होता है चाहे बात हो, ये एक फ्रेज होता है इस इंग्लिश में, इसका मतलब है चाहे बात हो, वॉर एंड पीस चाहे बात हो। सिक्योरिंग की वर्ब कम्स, दैट की वर्ब गेट्स, दैट आया है प्राइस के लिए। चलो पैरा आर्टिकल इन्फॉर्मेटिव, मेरे ख्याल से अब 100% अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। एक ही चीज़ दिमाग में रखो, जब सर ऐसा पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम के हैं, तो मैं भी तो पढ़ सकता हूँ। मेरी पूरी ग्रेजुएशन हिंदी मीडियम से हुई है, इंग्लिश कभी भी मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा है, मैंने एकेडमिक्स कभी भी इंग्लिश से नहीं पढ़े हैं, बस एक शौक था पढ़ाने का, तो मैंने सीखा आप लोगों के लिए, है ना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, कॉम्प्रिहेंशन। क्वेश्चन कह रहा है जी इम्प्लीमेंटेशन COP का क्या मतलब है। अब जिस बच्चे ने नींद में ना पढ़ा होगा आर्टिकल, वो इजीली इसका आंसर कर देगा। खुद से आंसर करो इसका, कमेंट सेक्शन में आंसर रखा है, फर्स्ट कमेंट में जाके पढ़ लेना। सेकंड पूछ रहा है क्या रीज़न है, कौन से कारण है कंट्रीज़ के यू टर्न मारने के, रिवर्सल मार देने के, उनके कमिटमेंट पे जो है वो करते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर के। तो ये भी अच्छे से करवाया है, किस वजह से कंट्रियाँ यू टर्न मारती हैं। कोशिश करो, मेरा आंसर तो फर्स्ट कमेंट में रखा ही है, वहाँ से मैच कर लेना। थर्ड में आपसे पूछा है कि कौन सी कंट्रीज सबसे बुरा प्रभाव झेलेंगी एट द रिसीविंग एंड होंगी क्लाइमेट चेंज के। अगेन बहुत सिंपल आंसर है। चौथा है जी फुट द बिल ईडियम, इसका मीनिंग बताना है, कोई आंसर नहीं दे रहा हूँ, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दे रहा हूँ, अपने हिसाब से इसका आंसर निकालो, फुट द बिल। 5 और 6 में 2 एरर्स हैं। अब एरर्स कहाँ हैं आपको हिंट दे देता हूँ, एक मिलेगी यहाँ पे इसके आसपास और एक मिल सकती है आपको इसके आसपास। अब ढूंढ लो एरर्स कहाँ है ना। 7th में आपसे सिनोनिम पूछा है इस वर्ड का नाम है वर्ल्ड फेस, अच्छे से ये वर्ड करवाया था, याद है ना वर्ल्ड फेस। तो कमिटमेंट होता है, रिवर्सल होता है या अश्योरेंसेज होता है, क्या इसका मीनिंग होता है, फटाफट निकाल के बताओ। मुलाकात कोर्सेज अवेलेबल है ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो, टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो, कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे।